हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले वाली वाईटी वीडियो में हमने ऐसे 500 से लेके 520 तक कवरअप कर लिया है। इसमें अब ऐसे की सीरीज़ ख़त्म करेंगे 500 की, फिर आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। तो 530 देखिए, ऑडिट सैम्पलिंग। 530 पे वैसे अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है पेपर में, पर आ सकता है। तो 530 क्या है? ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग होती क्या है? मतलब कि हम सैंपल बेस पे चेकिंग कर रहे हैं। 100% पॉपुलेशन चेक ना करके 100 से कम पॉपुलेशन चेक कर रहे हैं और कंक्लूजन रीच कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम ऑडिट सैम्पलिंग। तो लेस देन 100% पॉपुलेशन को वेरीफाई करके हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो दो तरह की होती है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल क्या होता है? रैंडम सिलेक्शन। प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, थोड़ा साइंटिफिक मेथड माना जाता है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे बाइसनेस नहीं होती, रैंडम सिलेक्शन है। नॉन स्टैटिस्टिकल होता है जो स्टैटिस्टिकल नहीं है, तो मतलब कि ना जहाँ पे रैंडम सिलेक्शन की है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं होती, जहाँ पे ऑडिटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज़ करके एप्लीकेशन लगाता है। मतलब मान लीजिए कि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर ऑडिट में, तो मैं वहाँ पे जाके बोलती हूँ कि भाई फर्स्ट और 100th आइटम चेक कर लेना, हर 100th आइटम, या फिर मैं बोल दूँ कि फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ चेक कर लेना। तो वहाँ पे क्या है कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेस पे मैं बता रही हूँ, तो उसे बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल। तो हमारी दो तरह की सैम्पलिंग होती हैं, टाइप्स, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। फिर आते हैं मेथड्स। मेथड्स कितनी तरह के होते हैं? 5 तरह के। सबसे पहले आता है रैंडम सिलेक्शन। रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें क्या रहता है कि हम होमोजीनियस ट्रांजैक्शंस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हीटेरोजीनियस में ज़रूरी नहीं है सबको इक्वल चांस मिले, तो रैंडम सिलेक्शन वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक क्या होती है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब है यहाँ पे हर 50th आइटम चेक कर लेना, हर 100th, मतलब एक सिस्टम बना दिया कि आपको इतना गैप रखना है और फिर आपको आइटम चेक करनी है। मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग क्या होती है? 10,000 से ऊपर के इन्वॉइसेस चेक करने हैं, फिर वो चाहे परचेज के हैं, सेल के हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ भी है, 10,000 से ऊपर के अमाउंट के बिल चेक होंगे, तो वो होती है हमारी मॉनेटरी यूनिट। हैप्पजार्ड क्या होती है? हैप्पजार्ड में दोनों का मिक्सचर होता है, रैंडम सिलेक्शन भी होता है और हमारा कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। हैप्पजार्ड में क्या रहता है जैसे मैंने बोल दिया फर्स्ट और लास्ट मंथ चेक कर लेना, मेरा एक्सपीरियंस लग गया, उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट मंथ में मैंने रैंडम सिलेक्शन लगवा दिया, तो दोनों ही टेक्निक्स यूज़ होगी हमारी हैप्पजार्ड में। कौन कौन सी? फर्स्ट हमारी स्टैटिस्टिकल भी और नॉन स्टैटिस्टिकल भी, तो उसे बोलते हैं हैप्पजार्ड, जहाँ पे रैंडम सिलेक्शन का भी फ्लेवर होता है और जहाँ पे हम टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है। ब्लॉक सिलेक्शन क्या रहता है? ब्लॉक सिलेक्शन, ब्लॉक्स बना देने पॉपुलेशन के। जैसे मेरे पास 1 लाख बिल हैं, मैंने 100 से डिवाइड करके 1000 के ब्लॉक बना दिए 100। अब हर ब्लॉक में मैं कोई पर्टिकुलर टेक्निक लगा दूंगी। जैसे जो 1000 ब्लॉक है, फर्स्ट 1000 ब्लॉक, वहाँ पे मैंने बोल दिया 10,000 से ऊपर के इन्वॉइसेस चेक कर लेना। नेक्स्ट 1000 ब्लॉक में बोल दिया मैंने हर 50th आइटम चेक कर लेना। तो हर ब्लॉक में मैं एक टेक्निक यूज़ करूँगी, एक मेथड यूज़ करूँगी, तो उसे बोलते हैं ब्लॉक सिलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 2 टर्म्स हैं हमारी, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल लेवल ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या होती है कि वो मिसस्टेटमेंट जो हम टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब कि हमारी जो मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी क्या होती है, हम ऐसे 320 में पढ़ेंगे, ऑडिटर सेट करता है कि मैं इतनी अमाउंट की डेविएशन को टॉलरेट कर सकता हूँ। टॉलरेट मतलब मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा, मेरा ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू ही रहेगा। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी में अगर 100 रुपीज़ का कोई डिफरेंस मिल जाता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा उस 100 रुपीज़ से। तो वहाँ पे टॉलरेंस मिस स्टेटमेंट, मतलब कि मिस स्टेटमेंट मिली है पर हम टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेंस लेवल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जो हमने टॉलरेंस लेवल बताया है उसमें डेविएशन आ गया, मतलब मैंने बोला था कि 5,000 तक का डिफरेंस मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, डिफरेंस मिल गया 6,000 का, तो वो डेविएशन मतलब 1000 रुपीज़ का जो डेविएशन आया, उस डेविएशन के कारण टॉलरेंस लेवल जो है हमारा उसको एक्सीड कर गया। ठीक है। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? सैम्पलिंग रिस्क का मतलब है कि अगर हम 100% पॉपुलेशन चेक करते तो हमारा ओपिनियन डिफरेंट होता जो हमने सैम्पल बेस में चेक किया उससे, तो उसे बोलते हैं हम सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क मतलब कि रिस्क आ गया सैम्पल ऑडिट करने में, सैम्पलिंग बेस्ड ऑडिट करने में हमारे ओपिनियन पे रिस्क आ गया। ठीक है।
तो ये होता है सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क वर्क कैसे करता है हमारा, सैम्पलिंग रिस्क वर्क कैसे करता है हमारा, मान लीजिए कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन एक्चुअली, मतलब कि हमें लग रहा है कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव हैं पर एक्चुअल में है नहीं, और वहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट डजंट एग्जिस्ट व्हेन इट डज, मतलब हमें लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हमें लग रहा है कंट्रोल इफेक्टिव है, पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो वहाँ पे हमारा ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट चला जाएगा। मान लीजिए मैं किसी कंपनी की ऑडिट करने गई, वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, 10 कुत्ते छोड़ रखे हैं उन्होंने, और वहाँ पे सेफ गार्ड लगा हुआ है, तो मुझे लगेगा कंट्रोल्स इफेक्टिव है, मिस स्टेटमेंट नहीं है, जबकि वहाँ के कंट्रोल इफेक्टिव नहीं थे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ओपिनियन गलत चला जाएगा क्योंकि हम सैंपल कम लेंगे। सेकंड वन है कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, कंट्रोल्स कम इफेक्टिव है पर एक्चुअल में है, मान लीजिए उन्होंने गार्ड नहीं लगा रखे, सीसीटीवी नहीं लगा रखे, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मुझे लगता है मिलेगी पर है नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड हो जाएगा। तो सैम्पलिंग रिस्क वर्क कैसे करता है कि हम सैम्पल साइज़ कम ले लेते हैं कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव सोच के, और दूसरे में क्या, हम सैम्पल साइज़ ज़्यादा ले लेते हैं कंट्रोल इफेक्टिव कम सोच के। नेक्स्ट, ऑडिटर की ड्यूटी क्या बनती है, सबसे पहले डिज़ाइन करे सैम्पल, फिर सैम्पल साइज़ चूज़ करे कितना होगा, फिर उन पॉपुलेशन पे कोई टेक्निक परफॉर्म करे, फिर परफॉर्म करके ऑडिट प्रोसीजर को इवैल्यूएट करे, अगर वो सेटिस्फाई है सैम्पल से तो अपना कंक्लूजन रीच कर दे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो 100% पॉपुलेशन की वेरिफिकेशन की तरफ मूव ऑन करे। तो ये था हमारा 530। 530 में क्या क्या है, टाइप्स, मेथड्स, एंड द लास्ट वन इज ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 540। 540 है हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये क्या बात करता है, जो हमारे एस्टिमेट्स बनते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एस्टिमेट्स मतलब जो हम प्रोविजंस बनाते हैं या फेयर मार्केट वैल्यू लगवाते हैं कुछ चीज़ों की, तो वो एस्टिमेट्स होते हैं। तो वो एस्टिमेट्स हम बनवाते हैं, तो उन एस्टिमेट्स वो कितने करेक्ट है, ऑडिटर की जजमेंट और मैनेजमेंट की जजमेंट कितनी मैच होती है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट और उनके डिस्क्लोजर्स। तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब बताया हुआ है अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनिटरी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट। अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम किसी मॉनिटरी अमाउंट को, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एब्सेंट है क्या, प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि एब्सोल्यूट मीन्स ऑफ मेजरमेंट एब्सेंट है, मतलब हमारे पास मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं मॉनिटरी अमाउंट का। ठीक है, एग्जाम्पल क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट के, जितने भी प्रोविजन बनते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस, वारंटी के, डेप्रिसिएशन के, कैरिंग अमाउंट के जो मैंने अभी बताया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के, कोई लिटिगेशन के प्रोविजन, तो उन्हें बोलते हैं हम एग्जाम्पल्स इनके। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये बच्चे इंडेस से वैसे याद करते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट एफआर में करते हैं। एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल एफआई, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। असेट्स एक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, और लास्ट वन एक्सचेंज ऑफ असेट्स, बार्टर ट्रांजैक्शन, विदाउट मॉनिटरी कंसीडरेशन आपने कोई असेट्स लायबिलिटी एक्सचेंज की है, तो इन सब में क्या लगता है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स परफॉर्म होता है शेयर बेस्ड पेमेंट, असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, असेट्स एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड असेट्स एंड लायबिलिटी अगर एक्सचेंज हुई हैं, तो इन केसेस में हम बोलते हैं कि एक्सचेंज हुआ है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। एग्जांपल्स है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के, तो मैंने 2 एग्जांपल बताए, पेपर में आते भी हैं। सबसे पहले हमारा एग्जांपल है प्रोविजंस अलग अलग तरह के, तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के एग्जांपल है। सेकंड वन है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के एग्जांपल, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा पेपर में। नेक्स्ट उसके बाद आता है कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट में लोअर लेवल ऑफ आरएमएम है और कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट में हाई लेवल ऑफ आरएमएम है। ये क्या है, ऐसे कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट हैं जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो होता है, तो ऐसे कौन से हैं जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो जिनमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, जो रेडिली अवेलेबल है मार्केट में, जो सिंपल और इजीली अप्लाइड है और जो वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड है। 5 पॉइंट है हमारे, कॉम्प्लेक्स नहीं है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, रेडिली अवेलेबल है मार्केट में,
वेल नोन है, जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया है, और जो हमारे इजीली अप्लाइड है, तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में लो आरएमएम होता है। तो हाई आरएमएम किन में होता है? इन्हीं के अपोजिट, हाईली डिपेंड ऑन जजमेंट है, कैलकुलेशन के मेजरमेंट टेक्निक्स नहीं है अवेलेबल। फिर उसके बाद प्रायर पीरियड आइटम्स में वो इंडिकेट नहीं होते हैं, ऑब्जर्वेबल इनपुट्स नहीं है, हाईली स्पेशलाइज्ड इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। हम इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, जो डे टू डे नहीं होते, रेयरली होते हैं परफॉर्म, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो वहाँ पे हाई लेवल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होता है, हाई लेवल ऑफ आरएमएम इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है। ये क्या है? ये जो ऊपर अभी गया ये एग्जाम्पल है हाई आरएमएम अकाउंटिंग एस्टिमेट के, तो ये सारे एग्जाम्पल वही हैं फेयर मार्केट वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के, मैंने अभी ऊपर जो बताए थे आपको, तो वो सभी दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये क्या है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एस्टिमेट की अनसर्टेनिटी को अफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा एस्टिमेट में आरएमएम हाई होगा या लो होगा, कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? जजमेंट, अजम्पशन, टेक्निक्स, लेंथ ऑफ फोरकास्ट पीरियड। मान लीजिए अगर 5 साल का अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो लो होगा, 10-20 साल का है तो हाई होगा। फिर उसके बाद रिलायबल डाटा, ऑब्जर्वेबल नॉन ऑब्जर्वेबल इनपुट। तो इन फैक्टर्स के बेस पे लो और हाई का पता लगता है कि लो में जाएगा हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट या हाई में जाएगा। तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट हमने किया था कि कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में लो आरएमएम होता ही है, कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में हाई आरएमएम होता है, और ऐसे कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं जिनकी अनसर्टेनिटी अफेक्ट होती है सर्टेन फैक्टर्स के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है रैप। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में हम रैप परफॉर्म करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा? रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ की, एफआरएफ के अकॉर्डिंग कितने अकाउंटिंग एस्टिमेट बनने थे। फिर वो देखेगा मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कैसे करती है कि कौन से एरिया में अकाउंटिंग एस्टिमेट बनने चाहिए। फिर वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, फिर वो एस्टिमेशन प्रोसेस परफॉर्म करेगा। अब एस्टिमेशन प्रोसेस में क्या क्या आएगा? मेथड, मॉडल, कंट्रोल, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, चेंज इन मेथड विद रीज़न और इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। फिर उसके बाद वो रिव्यू करेगा आउटकम को। आउटकम को रिव्यू कैसे करेंगे? हम नेचर देखेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट का कि उसमें आरएमएम कितना इन्वॉल्व था। मैं पहले आपको प्रोसीजर फिर से बता दूं। प्रोसीजर में क्या था कि मैनेजमेंट से हम पहले पूछेंगे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो अकाउंटिंग एस्टिमेट, इंक्वायरी कर लेंगे, प्रोसेस जान लेंगे। प्रोसेस में हम क्या क्या देखेंगे? मेथड, मॉडल, कंट्रोल, पिछले साल से कोई चेंज हुआ है तो विद रीज़न कोई चेंज किया अकाउंटिंग एस्टिमेट, या कोई नया अकाउंटिंग एस्टिमेट आपने लगाया है, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट की अगर कोई रिपोर्ट लगी है एस्टिमेट पे तो वो चीज़ देख लेंगे। फिर हम रिव्यू करेंगे आउटकम का। आउटकम का रिव्यू मतलब ये सारा प्रोसीजर लगा के जो भी हमारा कंक्लूजन निकला है उस कंक्लूजन को रिव्यू करेंगे। रिव्यू कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कितना आरएमएम इन्वॉल्व है अकाउंटिंग एस्टिमेट में। फिर हम देखेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे कि ये जो रिव्यू कर रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं करती भाई आपकी जजमेंट को। फिर हम बोलेंगे जो आउटकम आया है उससे कितना डिफरेंस आया अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब हमने जो सोचा था और जो हमारा आउटकम आया है उसमें कितना डिफरेंस आया। फिर हम परफॉर्म कर लेंगे रैप। रैप में एस्टिमेशन प्रोसेस, रीएस्टिमेशन प्रोसेस और अनसर्टिनिटी को चेक कर लेंगे। अगर मैनेजमेंट बायस निकलती है तो हम फैप परफॉर्म करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऐसे 540 थोड़ा बड़ा है, जेन्युइनली बताऊं तो मैं आपको 540 में पहले था मीनिंग। मीनिंग क्या था बच्चा? मीनिंग था 540 में हमारा कि भाई अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट है इन द एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट। फिर हमने ये एग्जाम्पल 2 थे अकाउंटिंग एस्टिमेट के हमारे, एंड द सेकंड वन इज़ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा हाई और लो आरएमएम कहाँ का इन्वॉल्व है अकाउंटिंग एस्टिमेट में। फिर हमने फैक्टर किए, फिर ऑडिट प्रोसीजर देखा जिसमें रिव्यू ऑफ आउटकम भी देखा, ठीक है। और द लास्ट वन
अब हम देखेंगे रिस्पॉन्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेके अगर डेविएशन आ जाती है तो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई इवेंट अक्कर हुआ है ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट डेट के बीच में, मैनेजमेंट ने एड्रेस कैसे किया उस इवेंट को, कंट्रोल्स देख लेंगे और फिर देख लेंगे कि कोई रेंज आई है, मतलब कोई डिफरेंस आया है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट बहुत हाई वैल्यू है, बहुत सिग्निफिकेंट है, तो वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कोई ऑल्टरनेट अजम्पशन और लग सकती है, उस अकाउंटिंग एस्टिमेट को एड्रेस कैसे किया मैनेजमेंट ने, सिग्निफिकेंट अजम्पशंस कैसे लिया, स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन कैसे लिया और डेवलप करेंगे रेंज को। तो ये है हमारा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेके। और अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेके ऑडिटर एमआरएल भी लेता है। एमआरएल में 4 चीज़ें लिखी जाती हैं, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एस्टिमेट किया है, अजम्पशन प्रॉपर लिया है, डिस्क्लोज प्रॉपर किया है और कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट 540। 540 में सबसे पहले था मीनिंग और एग्जाम्पल, फिर हाई लो आरएमएम, फिर फैक्टर्स, ऑडिट प्रोसीजर, रिव्यू ऑफ आउटकम, देन रिस्पॉन्स, जर्नल और स्पेसिफिक। और हम एक एमआरएल लेते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेके जिस पे 4 चीज़ें लिखी जाती है, एप्रोप्रिएटनेस, अजम्पशंस, मेजरमेंट और नो सब्सिक्वेंट इवेंट। तो ये था हमारा 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट, थोड़ा बड़ा है, 530 भी थोड़ा बड़ा था ऐसे, आगे वाले सही हैं। तो आज की मैं वाईटी वीडियो में आपको ये 2 ऐसे ही करवा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हैं। ऑफ कोर्स आप भी पॉज करके ही आगे जाओगे, तो आप पहले ये 2 ऐसे कवरअप कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा 500 कवरअप कर लेंगे क्योंकि आगे वाले ऐसे इतने बड़े नहीं हैं। 540 जेन्युइनली थोड़ा बड़ा होता है पर ईजी है, कर सकते हैं। और अभी आपने देखा कि पूरा 540 इतना ही है हमारा, तो 540 आप कर लीजिए, 530 भी रीड आउट कर लीजिए और देन हम 500 की सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।